मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एमसीक्यू। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सारा थ्योरी जो है कंप्लीट हो चुका है, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सारे टॉपिक का थ्योरी वहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पड़ा हुआ है, तो वो आप लोग सारा थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एमसीक्यू में टेस्ट लगाइए कि आपका टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलती होता है तो फटाक से आप थ्योरी चैप्टर में जाइएगा और वहाँ थ्योरी वाले वीडियो में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी सारा थ्योरी पढ़ लिए हैं उनके लिए ये है वीडियो, और जो नहीं पढ़े हैं प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग का आकार में बढ़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है वृद्धि, बी में है विकास, सी में है परिपक्वता, डी में है अस्थिर विकास। तो ये क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट वीडियो में ही पढ़े होंगे कि संपूर्ण शरीर या उसके किसी भाग के आकार में बढ़ना जो कहलाता है वो होता है वृद्धि। वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। इसी को इंग्लिश में ग्रोथ कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रोथ कहा गया है इसको इंग्लिश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा में होने वाले मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा क्रियात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है वृद्धि, बी में है विकास, सी में है कम वृद्धि, डी में है अधिक वृद्धि। तो बच्चों में जो मनोवैज्ञानिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक तथा क्रियात्मक विकास होता है, चेंजेज होता है, उसको कहा जाता है विकास। उसको क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। ऑप्शन ए में है अनुवांशिक कारक, बी में है वातावरणीय कारक, सी में है पोषण, डी में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वृद्धि और विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो हो जाएगा यहाँ पे सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और भी कौन कौन सा होता है प्रभावित करने वाला कारक वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। थ्योरी में तो बहुत सारा वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपको पढ़ाया गया है, 10 कम से कम पढ़ाया गया है, तो वह आप लोग 10 का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया गया है, अनुवांशिक कारक, वातावरणीय कारक और पोषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वृद्धि को मापा जा सकता है। ऑप्शन ए में है वजन के द्वारा, बी में है ऊंचाई द्वारा, सी में है शरीर के आकार द्वारा, डी में है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वृद्धि को जो है उपरोक्त सभी के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब शरीर के आकार में वृद्धि होगी तो उसका वजन के द्वारा भी मापा जा सकता है, ऊंचाई भी मापा जाता है और शरीर का आकार भी मापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन कितना होता है। बताइए आप लोग कितना होता है वजन जन्म के समय बेबी का। ऑप्शन ए में है 1.5 kg, बी में है 2 kg, सी में है 2.5 kg, डी में है 3.5 kg। तो एक जो नॉर्मल बेबी होगा ना, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी, उसका जन्म के समय वेट पूछ रहा है तो उस समय उसका वेट हो जाएगा 2.5 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है नवजात, बी में है शिशु, सी में है टॉडलर, डी में है शाला पूर्व। तो 1 साल से 3 साल के बच्चे को कहा जाता है टॉडलर। और आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन, टॉडलर के समय ही बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है। टी से टॉडलर, ट से टॉडलर और ट से टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप लोग को याद रहेगा टॉडलर में ही दिया जाता है टॉयलेट ट्रेनिंग। मोस्ट VVI क्वेश्चन होता है। और ये टॉडलर का एज ग्रुप कितना होता है, तो टॉडलर का एज ग्रुप जो है 1 से 3 साल तक के बच्चों का एज ग्रुप होता है टॉडलर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर, बी में है 60 सेंटीमीटर, सी में है 70 सेंटीमीटर, डी में है 80 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई यानी कि हाइट पूछ रहा है कि जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा यानी कि हेड सरकमफ्रेंस सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? यानी कि होना चाहिए कितना, हेड सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए बच्चों का, नवजात शिशु का, तो होना चाहिए 33 से 35 सेंटीमीटर। लेकिन 35 से ज़्यादा है यानी कि 40 है, 45 है, तो सामान्य से अधिक हो गया उसका सिर का घेरा, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में है हाइड्रोसिफेलस, बी में है माइक्रोसिफेलस, सी में है पॉलीसिफेलस, डी में है ओलिगोसिफेलस। तो जब बेबी का हेड सरकमफ्रेंस सामान्य से अधिक होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोसिफेलस। क्या कहेंगे? हाइड्रोसिफेलस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई प्रति वर्ष किस दर से बढ़ती है? ऑप्शन ए में है 2.5 सेंटीमीटर, बी में है 5 सेंटीमीटर, सी में है 7.5 सेंटीमीटर, डी में है 10 सेंटीमीटर। तो 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई जो है प्रति वर्ष 7.5 सेंटीमीटर के दर से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य, बी में है वातावरण, सी में है सामाजिक आर्थिक स्तर, डी में है उपरोक्त सभी। तो बच्चों के खेलों को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो होता है यहाँ पे उपरोक्त सभी, स्वास्थ्य भी होता है, वातावरण भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है। अब सपोज करिए कि बेबी का स्वास्थ्य ठीक है ही नहीं, तो ये खेल को यानी कि पूछ रहा है कि बच्चों के खेलों को प्रभावित करना, तो खेल को प्रभावित करेगा, बच्चे का स्वास्थ्य नहीं सही है, वातावरण ही सही नहीं है, तो प्रभावित नहीं करेगा। तो इसीलिए खेल को प्रभावित करने वाले कारक में ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, स्वास्थ्य, वातावरण और सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्यात्मक रूप से परिपक्वता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है वृद्धि, बी में है विकास, सी में है आनुवांशिकता, डी में है पोषण। तो कार्यात्मक रूप से परिपक्वता कहलाती है विकास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सब का डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया है कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ये दोनों में अंतर क्या होता है, अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को, थ्योरी वीडियो पढ़ के आइए, फिर यहाँ पे एमसीक्यू का टेस्ट लगाइए। ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा मुझे और अच्छे से आप लोग के लिए थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सारी चीज़ लाएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक डैश 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 रूप से चलने वाली क्रिया है। ऑप्शन ए में है निरंतर, बी में है रुक रुक कर, सी में है अस्थिर, डी में है सामयिक। तो विकास जो है निरंतर रूप से चलने वाली एक क्रिया है, ये भी आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रोथ चार्ट के माध्यम से वृद्धि के सतत आकलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है शारीरिक मापन, बी में है पोषण ट्रैकिंग, सी में है ग्रोथ मॉनिटरिंग, डी में है स्वास्थ्य सूचकांक। तो ग्रोथ चार्ट के माध्यम से वृद्धि के सतत आकलन को कहा जाता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रोथ चार्ट के माध्यम से वृद्धि के सतत आकलन को क्या कहा जाता है? ग्रोथ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से 4 सप्ताह तक की अवधि के बालक को क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, ये चीज़ें आपने पढ़ा थ्योरी में। ऑप्शन ए में है टॉडलर, बी में है शिशु, सी में है शालापूर्वक बच्चा, डी में नवजात। तो जन्म से 4 सप्ताह तक की अवधि के बालक को कहा जाता है शिशु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 3 से 6 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? ये आप लोग एज ग्रुप वाले टॉपिक में पढ़े होंगे, एज ग्रुप वाले टॉपिक में कि 0 से 30 दिन तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, 0 से 1 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, 1 से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, 3 से 6 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है और 6 से 12 साल तक के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया नवजात, बी में शालापूर्व बच्चा, सी में शिशु, डी में टॉडलर। तो 3 से 6 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चे को कहा जाता है शालापूर्वक बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्री स्कूलर चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है गुणसूत्रीय असामान्यताएं, बी में है सामान्य आनुवांशिकता, सी में है जीन विनिमय, डी में है कोशिकीय विभाजन। तो गुणसूत्रों की संख्या का बढ़ना या घटना कहलाता है गुणसूत्रीय असामान्यताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप से संतान में गुणों का संचरित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है वातावरण, बी में है
परिपक्वता, सी में आनुवंशिकता, डी में है विकास। तो माँ बाप से संतान में गुणों का संचरित होना कहलाता है आनुवंशिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता हो जाएगा। नेक्स्ट है खोपड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी में स्थित किसी छिद्र से होकर मस्तिष्क आवरणों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोसिफेलस, बी में माइक्रोसिफेलस, सी में है इंसिफेलोसेलस, डी में है मेनिंगोसेल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कि खोपड़ी अथवा रीढ़ की हड्डी में स्थित किसी छिद्र से होकर मस्तिष्क आवरणों से बाहर निकालना कहलाता है यहाँ पे मेनिंजोसेले। क्या कहलाता है? मेनिंजोसेले। और आप लोग को बता दूं कि इस बार जो एएनएम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, उसमें ये मेनिंजाइटिस, वही मस्तिष्क आवरण जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन होता है, मेनिंजाइटिस जो पूछा हुआ था ना, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया था 15 नंबर का कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से पूछ दिया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है मेनिंजाइटिस, मेनिंजोसेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सिर में पानी जमा होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है मेनिंजोसेले, बी में है हाइड्रोसिफेलस, सी में है ओलिगोसिफेलस, डी में माइक्रोसिफेलस। तो सिर में पानी जमा होना कहलाता है हाइड्रोसिफेलस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिस खेल में बच्चा स्वयं भाग लेकर आनंद प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सक्रिय खेल, बी में है निष्क्रिय खेल, सी में है शांत खेल, डी में है काल्पनिक खेल। तो जिस खेल में बच्चा स्वयं भाग लेकर के आनंद प्राप्त करता है ना, उस खेल को कहा जाता है सक्रिय खेल, यानी कि एक्टिव खेल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव खेल कहा जाता है। तो बताइए आप लोग 20 क्वेश्चन में कुल आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, उससे आपको पता चलेगा कि आपने थ्योरी कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आप लोग अभी से अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और साथ साथ में आपका वाइवा प्रैक्टिकल भी अच्छा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिखना ही लिखना है बाबू, वाइवा से कैसे बच पाओगे? तो वाइवा के लिए MCQ थ्योरी अच्छे से आपको अभी से पढ़ना है ताकि आपको वाइवा प्रैक्टिकल के टाइम उतना प्रेशर ना लेना पड़े। ठीक है, तो आप लोग अब खुद भी प्रेशर नहीं लीजिएगा, अगर अभी से पढ़ेंगे तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको नोट्स PDF मिलेंगे। ठीक है।